गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सीरीज फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग द एक्स। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें जो भी क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और उसमें किसी की वैल्यू लास्ट में हमसे पूछेगा। तो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, उस वैल्यू को हम यहाँ पे एक्स मान के चल रहे हैं। तो फाइंडिंग द एक्स, उस एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखते हैं, इस टॉपिक में थ्योरी ऐसी कुछ खास है नहीं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परीक्षा में सभी दिए गए प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। क्या कंडीशन दे रखी है कि दिए गए प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, हल करना अनिवार्य है। उसके बाद बोल रहा है कि एक छात्र को शुरू करने के लिए 3 प्रश्न दिए गए, यानी कि स्टार्टिंग में उसको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए। प्रत्येक सही उत्तर पर, जब छात्र प्रत्येक कोई भी एक क्वेश्चन अगर सही कर रहा है तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर छात्र को 2 अतिरिक्त प्रश्न दिए जाते हैं। अगर जो स्टूडेंट है वो एक क्वेश्चन मान लो सही कर रहा है तो प्रत्येक सही पे उसको क्या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यदि छात्र ने कुल 11 प्रश्नों को हल किया तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या क्या दे रखा है देख लो। ये दे रखा है कि एक तो पहली कंडीशन दे रखी है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, सही करना कंपलसरी नहीं है, सबको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उसको स्टार्टिंग में 3 प्रश्न दिए गए हैं। उसे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं स्टार्टिंग में, उसको अटेम्प्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन दिए गए। प्रत्येक सही उत्तर पर, अगर एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, करने के लिए मान लो 2 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको कितने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, प्रत्येक एक पे 2 क्वेश्चन अतिरिक्त मिल रहे हैं तो 2 पे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब फाइनली उसने कितने किए हैं, छात्र ने कुल 11 प्रश्नों को हल किया है। तो हमें यह भी पता चल गया कि उसने स्टार्टिंग में उसको 3 क्वेश्चन मिले थे अटेम्प्ट करने के लिए और फाइनली उसने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। तो कैसे करोगे इसको हमें ये पता है कि उसने स्टार्टिंग करी है 3 क्वेश्चन से। और देखो अगर ऑप्शन ध्यान से देखें तो मिनिमम क्या है ऑप्शन में 3 है, यानी कि उसने 3 क्वेश्चन तो मिनिमम सही अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट तो उसने टोटल 11 किए हैं, उन 11 में से उसने कितने सही किए हैं ये हमें पता करना है। तो हमारे ऑप्शन में भी मिनिमम 3 है और उसको मिनिमम 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। अगर हम माने कि उसने तीनों क्वेश्चन सही किए तो अगर 3 क्वेश्चन सही किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक सही पे उसे 2 क्वेश्चन अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो ये जब 3 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिए उसने तो इन 3 के उसको कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रत्येक के 2 मिलेंगे, यानी 3 के टोटल कितने मिल गए इंटू 2 इक्वल्स टू 6 क्वेश्चन उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने 3 क्वेश्चन है वो सही किए हैं, 3 तो मिनिमम सही करेगा ही। तो जैसे ही उसने 3 क्वेश्चन सही किए तो प्रत्येक का 2 अतिरिक्त मिल गया, यानी 6 क्वेश्चन अतिरिक्त मिल गए और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने हो गए उसके, टोटल जो सही क्वेश्चन, सही तो उसने 3 किए, अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गए उसके 9 क्वेश्चन। लेकिन हमें पता है कि उसने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो अभी भी 2 क्वेश्चन और हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं +2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। तो ये 2 उसे कब मिले होंगे, जब उसने इन 3 के अलावा कोई एक क्वेश्चन और सही किया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करेगा, टोटल उसके पास 9 क्वेश्चन है, इसमें से उसने कोई ना कोई एक क्वेश्चन और सही किया होगा, तभी तो उसको 2 अतिरिक्त क्वेश्चन मिलेंगे। जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो तभी तो मिलेंगे 2 अतिरिक्त क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक एक सही पे 2 अतिरिक्त मिल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि स्टार्टिंग वाले 3 थे ये तो उसने किए ही है, +3 + 1, यानी कि उसने टोटल 4 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तभी तो जैसे ही उसने 4th क्वेश्चन किया उसको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए उसने अटेम्प्टेड, 11 क्वेश्चन उसने टोटल अटेम्प्ट कर लिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये वाला मेथड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।
सेकंड मेथड हम ये भी कर सकते हैं कि उसने शुरुआत करी है 3 क्वेश्चन से, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि उसने 11 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए। तो देख लो, उसको स्टार्टिंग में 3 ही क्वेश्चन मिले थे अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब मिले होंगे, जब उसने क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर 1 सही किया है तो 2 और एक्स्ट्रा मिल गए, यानी टोटल क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो टोटल 3 और 11 प्लस 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, उसको 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले। इट मीन्स ये 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कब मिले होंगे, जब उसने 4 क्वेश्चन सही किए होंगे, तभी तो 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले होंगे। प्रत्येक एक पे 2 मिलेंगे ना, प्रत्येक एक सही पे 2 अतिरिक्त मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि तो 8 क्वेश्चन उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये किस कंडीशन में मिल सकते हैं, जब उसने 4 क्वेश्चन सही किए होंगे, तभी तो मिले होंगे। तो हमसे बस यही पूछ रहा है कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो ऑप्शन डी यानी कि उसने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक कक्षा में प्रत्येक 2 छात्रों के लिए एक पेंसिल, प्रत्येक 3 छात्रों के लिए एक इरेजर और प्रत्येक 4 छात्रों के लिए एक रूलर दिया जाता है। यदि कुल 65 इन स्टेशनरी वस्तुओं की आवश्यकता है, कौन कौन सी होगी स्टेशनरी वस्तुएं, पेंसिल हो गई, इरेजर और रूलर, तो कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं, ये हमसे पूछा है। जो उपस्थित होंगे उन्हें ही तो हम देंगे जो वस्तुएं हैं वो। तो सबसे पहले बोल रहा है कि प्रत्येक 2 छात्रों के लिए, यानी प्रत्येक 2 स्टूडेंट को एक पेंसिल। इसका क्या मतलब है कि 2 छात्रों के बीच में एक पेंसिल दी जा रही है, ठीक है, और 3 छात्रों का कोई ग्रुप होगा, 3 स्टूडेंट का, उनको क्या दिया जा रहा है, 3 स्टूडेंट के एक ग्रुप को एक इरेजर। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक 4 छात्रों के लिए और 4 स्टूडेंट के बीच में एक रूलर दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ, और हमसे पूछा है कि कितने छात्र उपस्थित हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यहां हमें दे रखा है कि 2 स्टूडेंट यानी 2 छात्रों के बीच में एक पेंसिल, 3 स्टूडेंट के बीच में एक इरेजर दिया जा रहा है और 4 स्टूडेंट के बीच में एक रूलर दिया जा रहा है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट होंगे वो क्या है, उनका 2-2 का ग्रुप बनना चाहिए, उनका 3-3 का भी ग्रुप बनना चाहिए और उनका 4-4 का भी ग्रुप बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4-4 का ग्रुप बनेगा तभी तो प्रत्येक 4 स्टूडेंट के बीच में हम एक रूलर देंगे। इरेजर देने के लिए हमें स्टूडेंट को 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा और पेंसिल देने के लिए हमें स्टूडेंट्स का 2-2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 2, 3, 4 तीनों का मल्टीपल होगा तभी तो 2, 3 और 4 तीनों का ग्रुप बनेगा। अगर वो किसी का भी मल्टीपल नहीं होता है, इट मीन्स कि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में नहीं हो सकते। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 55 दे रखा है इसमें हमें, तो क्या 55 स्टूडेंट अगर क्लास में उपस्थित होते हैं तो क्या उनका 2-2 का ग्रुप बन सकता है, क्योंकि 2-2 के ग्रुप में ही तो हमें पेंसिल देनी है। प्रत्येक 2 स्टूडेंट के बीच में हमें एक पेंसिल देनी है, लेकिन 55 स्टूडेंट से 55 स्टूडेंट से हम 2-2 के ग्रुप बना ही नहीं सकते, तो हम पेंसिल कैसे डिवाइड करेंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 नहीं हो सकते। अगर हम 60 की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, तो क्या 60 बिल्कुल 2-2 का ग्रुप बन सकता है, तो हम पेंसिल इजिली डिवाइड कर सकते हैं उनके बीच में। क्या 3-3 स्टूडेंट का ग्रुप बन सकता है 60 स्टूडेंट से, बिल्कुल बन सकता है। और क्या 4 स्टूडेंट का ग्रुप बन सकता है जिनको कि हमें रूलर डिवाइड करना है, ये भी बन सकता है। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो 2, 3, 4 तीनों का मल्टीपल है, उससे हम अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 होते हैं तो उससे 2-2 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं और 4 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं। सी चेक कर लेते हैं, क्या 65 से अगर 65 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं
तो क्या हम 2, 3, 4 का ग्रुप बना सकते हैं? नहीं, देखो 2 का ग्रुप ही नहीं बना सकते 65 से, तो ये वाला भी नहीं होगा और 70 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम 4 स्टूडेंट का ग्रुप नहीं बना सकते। तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 60 होंगे क्लास में। ठीक है, तो देख लो क्या 60 से ये 65 स्टेशनरी बन रही है? ये कंडीशन भी तो दे रखी है हमें क्वेश्चन में। अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो 2 का कितना ग्रुप बन जाएगा? 2 का बन जाएगा 30, तो 30 तो हो गई पेंसिल। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स का कितना बनेगा? 20 बन जाएगा, 20 क्या हो गए? इरेजर हो गए। 30 हो गई पेंसिल, 20 इरेजर हो गए, प्लस 4 का कितने का ग्रुप बनाना है? 15 स्टूडेंट्स का 4 का ग्रुप बन जाएगा, जिनको कि हम क्या दे रहे हैं? रूलर। क्या ये 30 पेंसिल हो गई, 20 इरेजर हो गए, 15 रूलर हो गए। क्या ये 65 हो रहे हैं? 30, 20, 50 और 15 कितने हो गए? 65 टोटल स्टेशनरी हमारे पास आ रही है। इट मीन्स कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक कॉलेज प्रवेश में जहां आवेदकों को केवल एक विषय का चयन करना है, तो कंडीशन दे रहे हैं केवल एक विषय, एक से ज्यादा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, करना होता है। आवेदकों में से 1/4 ने बायोलॉजी को चुना, 1/6 ने केमिस्ट्री को चुना, 1/8 ने फिजिक्स को चुना तथा 1/12 ने मैथ्स को चुना तथा 18 आवेदकों ने उपरोक्त 4 विषयों में से किसी को भी नहीं चुना। तो कितने आवेदक थे, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ आवेदक हैं, एप्लीकेंट हैं, उनमें से 1/4 ने बायोलॉजी को, तो 1/4 ने तो किसको? बायोलॉजी को। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि 1/6 ने केमिस्ट्री को। उसके बाद दे रखा है कि 1/8 ने फिजिक्स को चुना, 1/8 ने फिजिक्स को, 1/12 ने मैथ को, और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन 4 में से कोई भी सब्जेक्ट को नहीं चुना। अब देखो ये हमें दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने आवेदक थे। तो जो भी टोटल आवेदक होंगे उनमें से 1/4 ने बायोलॉजी को चुना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वो क्या है? उसका 1/4, यानी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितने भी होंगे हमें क्या करना है? उसका 1/4 करेंगे, वही तभी तो हमारा आएगा कि बायोलॉजी कितने स्टूडेंट ने चुना। इसका मतलब कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। और किससे होना चाहिए? जब 1/6 केमिस्ट्री ने, यानी इसका 1/6 क्या है? केमिस्ट्री चूज करा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट यानी टोटल नंबर ऑफ जो आवेदक होंगे वो हमारे 4 से, 6 से, 8 से और 12 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो वो गलत हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट की बात हो रही है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है 22 वो तो एलिमिनेट हो गया यहीं पे, क्योंकि 4, 6, 8 और 12 इन चारों से जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तभी यहाँ से पता चलेगा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ कितने स्टूडेंट ने ली है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया हमारी कंडीशन से। सेकेंड ऑप्शन 24 क्या चारों से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 12 से हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं 36, 12 से हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा, तो जो सी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं 24 और 48। तो इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में हम 24 लेके चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 24 जो है टोटल नंबर ऑफ आवेदक हैं, एप्लीकेंट हैं, तो क्या हमारी सही बैठ रही है जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है वो? तो अगर 24 लेते हैं तो उस अकॉर्डिंग बायोलॉजी कितने स्टूडेंट ने लिया? तो 24 का क्या करना है? 1/4 कर दो, कितने आ गए? 6 स्टूडेंट आ गए। केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट ने लिए?
1/6 ने, तो 24 का 1/6 कर दो, 4 आ गया। फिजिक्स 1/8 ने, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और मैथ ली है 1/12 ने, तो कितना आ गया, 2 स्टूडेंट आ गया। प्लस 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया, लेकिन आवेदक तो हैं वो भी इन 4 में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। तो क्या ये हमारे टोटल 24 बन रहे हैं? चेक करो, 6 4 10 हो गए, 13 15 और ये तो नहीं बन रहा, ये कितना बन रहा है, ये तो 33 आ रहा है टोटल। इट मींस ऑप्शन 24 राइट आंसर नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम चेक करते हैं 48 को। क्या 48 टोटल नंबर ऑफ आवेदक हैं? वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ज्यादा आसान होता है ऑप्शन से करना। 48 को चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 48 हैं, तो बायोलॉजी कितने स्टूडेंट ने लिए? 1/4 ने लिए, तो 12 स्टूडेंट हो गए। केमिस्ट्री कितनों ने लिए? 1/6 ने, तो 1/6 48 का क्या हो गया, 8 हो गया। फिजिक्स कितनों ने लिए? फिजिक्स लिए 1/8 ने, तो कितने हो गए, 6 स्टूडेंट हो गए। और मैथ ली है 1/12 ने, तो 48 का 1/12 कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट इन 4 में से नहीं लिया, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट? यहाँ पे देखो 20 30 40 और 48। तो यहां से हमारे जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमें पता चल गया कि कितने आवेदक थे, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई करा था। तो 48 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग है। क्या है? पिता की जो वर्तमान आयु है वो उसके पुत्र की आयु का वर्ग है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3.5 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो, अगर हम फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ें कि जो पिता की वर्तमान आयु है, और हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु ही हमसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग है, यानी कि पिता की जो आयु है एट प्रेजेंट में वो उसके पुत्र की आयु का परफेक्ट स्क्वायर है, आयु का वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए यानी 36, केवल ऑप्शन ए में ही परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, बाकी तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बन रहे, यानी बाकी ऑप्शन में तो हमारी जो कंडीशन फर्स्ट है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, यहीं पे एलिमिनेट हो गए। तो हमारा जो आंसर है वो तो हमें केवल एक कंडीशन से मिल गया कि आंसर क्या होगा 36, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है कि जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु का वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो केवल ऑप्शन ए यानी कि 36 ही किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 42, 48 और 54 तीनों ऑप्शन है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे। तो ये क्या है, ये आंसर नहीं हो सकते, ये पिता की वर्तमान आयु नहीं हो सकते। फिर भी हम बेसिक मेथड से चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए जिससे आप कम टाइम में आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको एग्जाम में बेसिक मेथड की बजाय जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू आंसर तक पहुंच सकते हैं वो वाले आपको अप्लाई करनी चाहिए। बेसिक मेथड देखते हैं क्या है इसका। अगर पिता की आयु यानी फादर की आयु एफ ले लेते हैं और पुत्र की आयु यानी सन की आयु को एस ले लेते हैं। तो पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का वर्ग है। अगर पुत्र की आयु एक्स है तो पिता की आयु क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु, अब 6 साल बाद इसकी भी पुत्र की आयु भी 6 साल बढ़ेगी और पिता की आयु भी 6 साल बढ़ जाएगी। तो 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी, x + 6 हो जाएगी, और 6 साल बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, x² + 6। 6 साल बाद दोनों की 6 साल बढ़ जाएगी। इसने बोला कि 6 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3.5 गुना होगा। तो जो पिता की आयु है यानी x² + 6 है वो क्या होगी, x + 6 का 3.5
हाफ, तो 3.5 का मतलब क्या हो गया 7/2। तो पिता की आयु क्या होगी 6 साल बाद, पुत्र की आयु का 7/2 गुना है। अब इसको सोल्व करते हैं, आप इसको आप सोल्व कर लेना, ये सोल्व करना तो आपको आता ही है। तो यहां से हमें x मिल जाता है 6, x की वैल्यू आती है यहां से 6, ठीक है। तो यहां से हमें पुत्र की आयु पता चल गई, पुत्र की आयु 6 हो गई, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, x क्या था हमारा सन की एज, तो क्या हो गई 6 ईयर हो गई। तो यहां से फादर की एज क्या आ जाएगी 6 का स्क्वायर यानी कि, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, बता रहा है कि एक कमरे में एक दादा, 2 बेटे और एक पोता है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, दूसरे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे 2 पिता की बात हो रही है, लेकिन कौन सी किसकी हो रही है ये हम देखते हैं बाद में। यह मानते हुए कि कमरे में केवल 3 लोग हैं, कमरे में टोटल नंबर ऑफ कितने पीपल हैं, केवल 3 लोग हैं, और दादाजी की आयु 70 वर्ष है, ये भी हमें दे रखा है। पोते की आयु कितनी है ये हमसे पूछा है। तो क्या बता रहा है कि एक कमरे में एक तो दादा है, यानी एक क्या हो गया ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर है, 2 बेटे हैं, 2 पुत्र हो गए और एक पोता है। तो एक इसका सन होगा, एक क्या होगा इसका सन होगा, और दूसरा क्या होगा इसका सन, जो कि क्या होगा इसका ग्रैंडसन होगा। हो गए पिता 2 बेटे, तो 2 बेटे कैसे हुए देखो, एक तो पिता और पुत्र का ये वाला पेयर बन गया, ये इसका बेटा हो गया, और दूसरा देखो ये वाला पिता पुत्र का पेयर बन गया, यानी ये जो है ये इसका पुत्र हो गया। तो एक दादा 2 बेटे, ये वाला भी बेटा है इसका और ये बेटा है इसका, तो 2 बेटे हो गए और एक क्या है पोता है। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए, केवल 3 लोग हैं, तो केवल 3 ही लोग बन रहे हैं, ठीक है। यहां तक की चीज समझ में आ गई। आगे बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब ये वाली कंडीशन हमें नहीं पता कि इस पिता पुत्र के पेयर की बात कर रहा है या फिर नीचे वाले पिता और पुत्र के जो जोड़ा है उसकी बात कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि एक पिता की आयु दूसरे उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। दूसरा बोल रहा है कि दूसरे पिता की आयु, अब ये वाली कंडीशन हमें नहीं पता कि इस पेयर के बारे में बात कर रहा है या फिर इस पिता पुत्र के पेयर के बारे में बात कर रहा है। दूसरे पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। आगे हमें दे रखा है कि जो दादाजी की आयु है वो क्या है 70 वर्ष है। तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो हमें पता है 70 ईयर है। अब हम दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो पहला है कि पिता की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अगर हम माने कि ये वाली जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन हमारी ये इस पेयर के लिए बात हो रही है, तो क्या होगी पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। जब इसकी ग्रैंडफादर की एज 70 है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सन की एज क्या हो जाएगी 10 ईयर होगी, तभी तो ये इसकी पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी बन रही है, 7 गुनी बन रही है। लेकिन आप देखो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो फादर है ये इस जो पीपल है इसके लिए तो ये फादर है, तो इसके फादर की एज 10 साल है और इसके एक बेटा भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी एज है वो 10 साल हो जाए और इसकी एक बेटा भी हो। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो इस पेयर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मींस जो फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है वो केवल इस पेयर के लिए बात हो रही है। हमें पता चल गया कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो दूसरे वाले पेयर के बारे में बात हो रही है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हटा देते हैं, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन हमारी है कि दूसरे पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, ये वाली जो कंडीशन है ये इसके लिए हो रही है, क्योंकि पहली कंडीशन हमें पता चल गई कि इसके लिए नहीं हो सकती। इट मींस ये वाली जो पहली कंडीशन है वो नीचे वाले पेयर के बारे में बात हो रही है।
दूसरी कंडीशन बच गई है जो कि इस पेयर के बारे में ही बात होगी, एक ही पेयर बचा है। तो इसमें बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुणी है। तो 2 गुणी कब होगी? जब इसकी एज 35 ईयर हो गई 2 गुणी। तो यहां से हमें पता चल गया कि ग्रैंडफादर की एज 70 ईयर है, सन की एज 35, यानी ग्रैंडफादर का जो सन है उसकी एज 35 ईयर है। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुणी है। तो इसकी एज क्या हो जाएगी? इसका 7 टाइम्स होनी चाहिए ना, इसकी 7 टाइम्स यानी 5 ईयर हो गई। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो आ गई 5 ईयर। तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से हमें पता चल गया, पूछा क्या है? पोते की आयु कितनी है? तो पोते की एज कितनी आ गई? 5 ईयर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक लड़के और उसके पिता की आयु के बीच का अंतर पिता और दादा की आयु के बीच के अंतर के समान है। यानी कि जो लड़का है वो और उसके पिता की आयु के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? उसके पिता और दादा की आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर है। 5 साल पहले दादाजी की आयु पिता से 2 गुनी थी, तो लड़के की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। तो कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है? जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखी है हम कंडीशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन दी है कि एक लड़के और उसके पिता की आयु, तो लड़के की आयु, लड़के को यहाँ पे हम मान लेते हैं सन, पिता को हम मान लेते हैं फादर, यानी उसको एफ से डिनोट कर देते हैं, और लड़के को एस से डिनोट कर देते हैं, और दादाजी की बात हो रही है, इनको हम कर देते हैं, ये ग्रैंडफादर हुए, तो इनको हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन बनाते हैं अब कि लड़के और उसके पिता की आयु के बीच का अंतर, फादर माइनस सन, हो गया इनके बीच की आयु का डिफरेंस। किसके बराबर बोला है? दादाजी पिता और दादा की आयु के बीच के अंतर के समान है, यानी कि ग्रैंडफादर और फादर की एज के बीच का डिफरेंस किसके बराबर हो गया? फादर और सन की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? दोनों है। ये हमारी पहली कंडीशन दे रखी है, तो ये यहाँ पे बोल देते हैं कि इक्वेशन 1 हमारी बन गई। सेकंड बोल रहा है कि 5 साल पहले दादाजी की आयु पिता से 2 गुनी थी, तो अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो जो सन है उसकी एज भी -5 हो जाएगी, फादर की एज भी -5 हो जाएगी, और जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज भी क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। 5 साल पहले क्या हो गई? तीनों की एज 5 साल कम हो गई। अब कंडीशन दे रहा है कि दादाजी की आयु, यानी कि जो G-5 है, यानी ग्रैंडफादर की एज क्या है 5 साल पहले? G-5। ये क्या है? ये है पिता से 2 गुनी थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो फादर की एज क्या थी 5 साल पहले? F-5। इसकी 2 गुनी है दादाजी की आयु। ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमसे पूछ रहे हैं लड़के की वर्तमान आयु। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करें तो देखो क्या आता है यहाँ पे। अगर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रही हूं, यहां से देखो क्या आएगा? 2f माइनस जी इज इक्वल्स टू एस आ रहा है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करें तो क्या आ रहा है? G-5 इक्वल्स टू 2f माइनस 10। ठीक है, ये बन गया। अगर यहां से हम देखें 2f माइनस जी इक्वल्स टू, जी इधर चला गया, 10 इधर आ गया, ये आ गया 5। ये हमारा इक्वेशन 2 को सोल्व करने पे। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 2f माइनस जी इक्वल टू एस आ रहा है, और यहाँ पे 2f माइनस जी इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड की साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों का बराबर है। इसका मतलब इनका जो RHS राइट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो S बराबर क्या आ रहा है? S बराबर यानी सन की जो एज है वो क्या आ गई? 5 ईयर आ गई। हमसे पूछी क्या है? हमसे सन की एज ही पूछी है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? बराबर आ गई है।
जब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो s बराबर 5 आ रहा है, यानी s क्या था, सन था, सन की एज थी, तो सन की एज क्या आ गई 5 ईयर। यानी हमसे पूछा है लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या आ गई 5 साल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया यहाँ तक? तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी जो ये कंप्लीट है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।